अपना चलिए चालू करिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले क्लास में आपने कुछ संबंध पढ़ा था मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र में। तो अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n होता है, पढ़ा है आपने, है ना। मूलानुपाती सूत्र, इसको n कर देते हैं तो ये अणुसूत्र हो जाता है, अणुसूत्र। ठीक है, तो n बराबर हो जाता है अणुसूत्र द्रव्यमान, अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग एक चीज पढ़े थे इसमें, अणुसूत्र, है ना। अणुसूत्र द्रव्यमान, अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो ये चीज ये आपके इसमें उपयोग होगा। और एक n बराबर इक्वल टू हो रहा है अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और कोई भी कार्बनिक यौगिक 100% पर होता है। ठीक, मान लीजिए इनमें से 2 चीज दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया है और ऑक्सीजन का प्रतिशत नहीं है, तो क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत का योग कर देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे 100 में से, तो वह आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र कैसे ज्ञात करना है हमें, यह इस चैप्टर में टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देखता हूं। तो यहां पर क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक में C इक्वल टू 61% है ना, हाइड्रोजन इक्वल टू 11.88% है, तथा वाष्प घनत्व 59, वाष्प घनत्व आपका 59 हो तो मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र ज्ञात करें, अणुसूत्र ज्ञात करें। जैसा पहले बताया गया था कि कार्बनिक यौगिक है तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का योग करके आप 100 में से 100 में से माइनस कर देंगे, तो वह आपका ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, टेंशन में हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत इक्वल टू 100 माइनस 61 प्लस 11.8, तो 100 माइनस 2 और 7। इसको आप यदि घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो कितने हो जाएगा, 21.72। ठीक है, तो 27.12% हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितने हो जाएगा, 27.12% होगा। अब चूंकि इसमें टेबल बनता है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम तत्व लेते हैं,
उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान लेते हैं। यह परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा, आवश्यक है। इसके बाद परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। तो आपेक्षिक संख्या होता है प्रतिशत में से परमाणु द्रव्यमान को भाग दे देंगे तो वह आपेक्षिक संख्या निकल जाएगा। और अगला है परमाणुओं में अनुपात। तो परमाणुओं में अनुपात भी यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो इधर जो हम लोग परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकाले हैं, उनमें जो सबसे कम संख्या होता है, उन कम संख्या में से क्या कर देते हैं हम, जो छोटी संख्या है सभी में डिवाइड कर देते हैं, तो आपका निकल आता है। ठीक है, परमाणुओं में अनुपात हो जाएगा। फिर अब देखिए, तो ऑक्सीजन में कितने हो गया 27.12%। अब हम लोग टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं, यह आवश्यक है। तो टेबल बनाएंगे हम, तो पहले लिखेंगे तत्व, फिर लिखेंगे क्या प्रतिशत, इसके बाद परमाणु भार, इसके बाद परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, फिर परमाणुओं में अनुपात, परमाणुओं में अनुपात, ये केवल याद रखें। और सरल पूर्णांक, ठीक है। तो इतने टेबल आपका बन गए, है ना। अब ऐसे आपके परसेंटेज दिया होगा, परमाणु भार आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब हम यहाँ देखिए, बना लिए टेबल। अब कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन का कितने प्रतिशत दिया है 61% है, और इसके परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन का 11.88 है, इसके द्रव्यमान होते हैं। ऑक्सीजन के कितने निकाले थे 27.12, और इसके एटॉमिक मास होते हैं 16। अब परमाणु की जो आपेक्षिक संख्या निकालना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यह प्रतिशत है। प्रतिशत में क्या करेंगे, परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे, परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे, तो यह आपके क्या निकल आएंगे परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। तो 61/12, तो 5.08 आता है। ठीक है। अब इसी तरह हाइड्रोजन का 11.88 है, 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये संख्या आएगा 11.88 आएगा। अब फिर 27.12 है, और इसमें 60 से डिवाइड करेंगे तो 1.695 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.7 लिख सकते हैं। डन, 1.7 लिख सकते हैं। अब यहाँ कैसे करेंगे, परमाणु में अनुपात है। तो परमाणु में अनुपात है, तो सबसे छोटी संख्या से तीनों में भाग देना है, डिवाइड कर देना है ना। तो यहाँ हमें छोटी संख्या से भाग देना है। क्या करना है, छोटी संख्या से भाग देना है। तो 5.08/1.7, तो यह 3 के लगभग हो जाएगा। 11.88/1.7, तो कितने हो जाएंगे, यह 7 हो जाएंगे। और 1.7 में 1.7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। तो क्या देख रहे हैं, सभी में क्या किए हैं 1.7 से डिवाइड कर दिए। ठीक। तो यह जो 3, 7 और 1 आया है, यह सरल पूर्णांक हो जाए 3, 7 और 1। अब यहाँ ध्यान दें, जो आपके जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएंगे, मूलानुपाती सूत्र वह C3H7 और O1 हो जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र, ठीक। तो मूलानुपाती सूत्र C3 और H7 और O, C3H7O। अब क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, सूत्र
द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 12 गुणे 3 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 16, तो 36 प्लस 7 प्लस 16। ठीक है, तो यह 59 क्या हो गया आपका मूलानुपातिक शुद्ध द्रव्यमान कितने निकल गया 59 निकल गया। ठीक है जी, तो मूलानुपातिक शुद्ध द्रव्यमान आपका निकल गया क्या 59। अब क्या करेंगे, तो वाष्प घनत्व आपका दिया है, वाष्प घनत्व कितने दिया है 59, तो इसके जो द्रव्यमान होते हैं अनुभार होता है वह हम निकालते हैं। समझ गए इतने तक? अब हम देखते हैं आगे बढ़ाते हैं। देन अब देखिए, अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, अणुसूत्र द्रव्यमान, अणुसूत्र द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व दिया रहता है क्वेश्चन में, तो 2 इंटू 59 कितने हो जाएंगे 118, है ना। अब n निकालेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा अणुसूत्र द्रव्यमान और बट्टे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसे निकाले 118 निकाले और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितने निकाले 15। तो ये कितने हो जाएंगे 2, n इक्वल टू क्या निकल गया 2। तो एक तो आपका मूलानुपाती सूत्र यहाँ निकल गया। अब अणुसूत्र निकालेंगे, अणुसूत्र तो अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र और n लगा देते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र क्या निकाले आपने C3H7O या 2 है, यहाँ पर 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा C3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6H क्या हो जाएगा 14 और ऑक्सीजन कितने हो जाएगा 2। तो यह आपका क्या निकल गया अणुसूत्र निकल गया। मूलानुपात सूत्र निकाल लिए और अणुसूत्र निकाल लिए। ठीक है, इसी तरह आपका जैसे दिया है कि मान लेते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक है ना ग्लूकोज। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मूलानुपात सूत्र आपको CH2O है, एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है ना। वाष्प घनत्व 30 है। वाष्प घनत्व क्या दिया है 30 हो तो अणुसूत्र ज्ञात करें, अणुसूत्र ज्ञात मूलानुपाती सूत्र दिया है आपका, तो मूल क्या करेंगे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। तो CH2O है तो कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 12 प्लस 2 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। अब चूंकि मूलानुपात वाष्प घनत्व दिया है आपका 30, तो हम क्या करेंगे अणुसूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। अणुसूत्र द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है, तो 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 हो गया वाष्प घनत्व।
तो n बराबर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अणु सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो कितने निकाले, 60/30 इक्वल टू 2, ये निकल गया 2। अब अणु सूत्र बराबर, अणु सूत्र जो है, अणु सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र और इंटू n। तो मूलानुपाती सूत्र आपका क्वेश्चन में दिया है, तो CH2O का n कितना निकाले, 2, तो C2H4O2। तो यह आपका क्या निकल गया, अणु सूत्र निकल गया। ठीक है, अब जो है हम लोग कुछ रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिसे अभिकर्मक कहते हैं और बनने वाले उत्पाद को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले उत्पाद को रासायनिक सूत्र से दर्शाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे ZnH2SO4, तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह चूंकि भाग ले रहा है तो यह अभिकारक, इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक, या क्रियाकारक, कारक। अब यह आपका जो उत्पाद है, यह क्या बना, उत्पाद, या इसे कहते हैं क्रियाफल, क्रियाफल, यह प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, और यह हो जाता है रिएक्टेंट। तो रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक यदि भाग लेता है तो उसके बीच में क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लगा देते हैं, और एक से अधिक उत्पाद बनता है तो उसके बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं, और अभिकारक और उत्पाद के बीच समता चिन्ह लगाते हैं। तो छोटे क्लास में तो बराबर चिन्ह लगा देते थे, बराबर का चिन्ह लगा देते थे, अब हम लोग क्या करते हैं, एरो का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो समझ गए रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया, यह अभिकारक हो गया, भाग लेने वाले जो भी पदार्थ वह अभिकारक कहलाएगा, और जो बनता है वह उत्पाद कहलाता है, और इसे सूत्र द्वारा जो दर्शाते हैं वह कहलाता है क्या, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आपको
नेक्स्ट में रासायनिक समीकरण से लाभ और हानि, लाभ है तो कमी तो होगा ही, ठीक है। आप लोग कॉपी पर निश्चित रूप से उतारोगे। चलिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।